कर दी। चैलेंजेस यूनिक क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका फिर से स्वागत है। और आज हम लोग रे ऑप्टिक्स का जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कर रहे थे, जो भी वीवीआई क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए, उसका पार्ट 2 लेकर आए हैं। जल्दी से हम लोग क्वेश्चंस पे आते हैं। पिछले प्रीवियस वाले वीडियो में हम लोग 14 क्वेश्चंस, टोटल 14 क्वेश्चंस किए थे। उसके बाद की क्वेश्चंस है। हम क्वेश्चंस फिलहाल यहाँ नंबरिंग 1 देंगे, लेकिन आप अपना जो नोट्स बना रहे हो उसमें नंबरिंग आप अरेंज कर लोगे। 14 के बाद आपको 15 लिखना या 16 लिखना, जो भी, वो आपकी मर्जी। क्वेश्चंस यहाँ पे दिख रहा है, क्वेश्चंस में थोड़ा मिसिंग था तो मैंने यहाँ पे क्वेश्चन सुधार रखा और फिर से मैंने यहाँ पे क्वेश्चंस लिखा है। सामान्य समायोजन के लिए दूरदर्शक के नली की लंबाई क्या हो? सामान्य समायोजन के लिए मतलब सामान्य समायोजन, अब थोड़ा ध्यान देना, ठीक है। ये सामान्य समायोजन, एक मिनट, ये है सामान्य समायोजन, जिसको इंग्लिश में हम लोग नॉर्मल एडजस्टमेंट बोलते हैं। तो ये सामान्य समायोजन यानी नॉर्मल एडजस्टमेंट, ठीक है। क्या है भाई? किसका? तो दूरदर्शक का, ठीक है। दूरदर्शक बोले तो टेलीस्कोप, ठीक है। यहां पे थोड़ा सा मैंने यहाँ पे खगोलीय दूरदर्शक लिखना था, यहां लिख देते हैं खगोलीय, ठीक है। खगोलीय दूरदर्शक, दैट मीन्स इसको भी इंग्लिश में बोलेंगे एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। तो किसी एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप के नॉर्मल एडजस्टमेंट पे बात करनी है मुझे, यानी कि खगोलीय दूरदर्शक के सामान्य समायोजन। सामान्य समायोजन यानी नॉर्मल एडजस्टमेंट क्या होता है, पहले नॉर्मल एडजस्टमेंट, उस बात पे हम लोग ध्यान दे लेते हैं, ठीक है। देखिए, सबसे पहले तो हम लोग जो टेलीस्कोप बनाते थे, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, उसमें एक ऑब्जेक्टिव लेंस लेते थे बड़े अपार्चर का, है ना। इसलिए इसकी जो ऑप्टिकल सेंटर है वो ओ हो जाएगी। एक छोटा सा लेंस लेते थे जिसको हम लोग आईपीस बोलते थे, आईपीस, है ना, याद है, जिसको हम लोग हिंदी में टीका बोलते हैं, ठीक है। और इसको बोलते थे अभिदृश्यक, ठीक है। उसके बाद हाँ, थोड़ा सा इसको और नीचे अरेंज कर ले हम। अच्छा, और ये आईपीस है, इसीलिए ऑप्टिकल सेंटर को हम ई लिख देते हैं, ऊपर या नीचे कहीं भी। ये आपकी कोएक्सियल हो गई ना, दोनों एक ही एक्सिस में होती थी, तो ये कोएक्सियल हो गए। फिलहाल रफली टाइप का बना रहे क्योंकि ऑब्जेक्टिव है, तो जल्दी, क्योंकि अच्छे से हम फिगर नहीं बना रहे। अब देखो यहां से ऑब्जेक्ट जो है, टेलीस्कोप हम बनाते क्यों है? दूर के चीजों को देखने के लिए। दूर के चीजों का मतलब, यहां से काफी दूर से ये ऑब्जेक्ट आया, लाइट आया, सॉरी, काफी दूर से ये रे ऑफ लाइट आया, डेट मीन समझो, मान लो ये इनफाइनाइट से आ रहा है, ठीक है। और ये जाके यहाँ पे एक इमेज बना के, आप सबको पता है, अगर ये इमेज यहाँ बना है, ठीक है, ये जो इमेज बना है और ये इनफाइनाइट से लाइट आ रही है, तो कंफर्म ये फोकस पे बना होगा, है ना, याद है, क्योंकि इनफाइनाइट पे रखे हुए ऑब्जेक्ट का इमेज हमेशा फोकस पे बनता है। ये इमेज बनाया है ये लेंस, ऑब्जेक्टिव लेंस, इसीलिए ये एफओ है, फोकस। और यहां से यहां तक की डिस्टेंस फोकल लेंथ यानी फोकस दूरी हो जाएगी, स्मॉल एफ से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अच्छा, मान लो इस लेंस की भी फोकस यहीं पे है, इसकी भी फोकस यहां और इसकी भी फोकस यहीं रहे, इसी पॉइंट पे, तभी नॉर्मल एडजस्टमेंट होगा। नॉर्मल एडजस्टमेंट का मतलब फाइनल इमेज इनफाइनाइट पे बनना चाहिए। इनफाइनाइट से लाइट आया, रे ऑफ लाइट, एक इमेज बनाया, ये इमेज इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा और फिर से एक नया इमेज बनेगा। कैसे? वो देखो, यहां से रे ऑफ लाइट ऐसे चला, ऐसे चला, इधर गया, सॉरी, इधर गया, ठीक है, फिर ऐसे, फिर ऐसे, ठीक है। यहीं पे हमने अपना आंख लगा लिया देखने के लिए, ठीक है, रफली बना रहे हम। और ऐसा फील आया कि ये रे ऑफ लाइट जो है वो इधर से आ रहा है, ठीक है, एक मिनट, यहां से ये ये रे ऑफ लाइट इधर से आ रहा है, और इस तरह से मुझे ऐसे पता चला ये इनफाइनाइट तक चला जाएगा, तो इनफाइनाइट पे जाके मुझे एक फाइनल इमेज मिल जाएगा। तो अगर 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 फाइनल इमेज, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में फाइनल इमेज मतलब अंतिम प्रतिबिंब, हम किस पे बात कर रहे हैं बाबू? फाइनल इमेज। फाइनल इमेज मतलब अंतिम प्रतिबिंब। अगर ये प्रतिबिंब, फाइनल इमेज यानी अंतिम प्रतिबिंब, इनफाइनाइट पे बन जाए, इनफाइनाइट पे, इनफाइनाइट बोले तो अनंत, अगर यहां पे बन रहा है, तो नॉर्मल एडजस्टमेंट हुई, नॉर्मल एडजस्टमेंट, ठीक है। ऐसे एडजस्टमेंट को हम लोग नॉर्मल एडजस्टमेंट यानी सामान्य समायोजन बोलते हैं। और इस सामान्य समायोजन में, ठीक है, नली की लंबाई निकालनी है। देखो ये एफओ है और यहीं पे आपकी फोकस भी है ना, आपने पढ़ा है कि यहाँ एफओ भी है और यहीं पे एफई भी है, इसी पॉइंट पे, तो ये लेंथ एफई हो जाएगा। और ये दोनों लेंस के बीच के लेंथ को ना लेंथ ऑफ ट्यूब बोलते हैं, नली की लंबाई। यहां से यहां नली की लंबाई यानी लेंथ ऑफ ट्यूब, और यही पूछ रहा है। तो बताओ, अगर हम इस एफओ में एफई जोड़ देंगे, ये एल निकल जाएगा। हालांकि ये सारा डेरिवेशन हम किए थे, अभी हम आपको
थोड़ा समझा दिए। तो अगर ऐसे केस में मुझे नली की लंबाई अगर चाहिए, क्या की लंबाई चाहिए, नली की लंबाई, लेंथ ऑफ ट्यूब, लेंथ ऑफ ट्यूब जिसको एल से रिप्रेजेंट करते हैं, तो सीधा बात ये एफ ओ प्लस एफ ई हो जाएगा। और आंसर आपके सामने होना चाहिए एफ ओ प्लस एफ ई, दैट मीन्स ये आंसर है, ये डी। ठीक है, लेकिन अगर ये नली की लंबाई ही पूछ रहा है, लेकिन अगर यही आपसे ये पूछ देता आवर्धन क्षमता, अगर आपसे आवर्धन क्षमता पूछता, जिसको हम लोग कोणीय आवर्धन भी कहते हैं, कोणीय आवर्धन, ठीक है, यानी कि इंग्लिश में हम इसको बोलते हैं मैग्नीफाइंग पावर, मैग्नीफाइंग पावर, या फिर एंगुलर मैग्निफिकेशन भी बोलते हैं, एंगुलर मैग्निफिकेशन, ठीक है, मैग्निफिकेशन, ठीक है, जिसको हम लोग रिप्रेजेंट एम से करते हैं। इसकी फॉर्मूला हो जाएगी माइनस एफ ओ बाई एफ। तो माइनस एफ ओ बाई एफ ई जो है ना, ये इसकी वैल्यू होती है आवर्धन क्षमता यानी कोणीय आवर्धन, मैग्नीफाइंग पावर यानी एंगुलर मैग्निफिकेशन। फिलहाल यहाँ नली की लंबाई कर रही है, तो आंसर एफ ओ प्लस एफ यू। अगर इसी में क्वेश्चन अगर चेंज कर दे, आवर्धन क्षमता पूछ देता, तो आंसर होता माइनस एफ ओ बाई एफ ई। अब पूरा डिटेल उतारोगे, क्योंकि हो सकता है नली की लंबाई यानी लेंथ ऑफ ट्यूब ना पूछ के आवर्धन क्षमता पूछ दे यानी मैग्नीफाइंग पावर पूछ दे, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, जरूरी नहीं कि क्वेश्चंस यही रिपीट कर दे, तो आपको सब चीज ध्यान रखना है, समझ गए। तो ये तो हो गई सामान्य समायोजन की बात। अगर सामान्य समायोजन नहीं होता, कौन सा समायोजन होता है, एक और समायोजन होता है, सामान्य समायोजन यानी नॉर्मल एडजस्टमेंट न होके कोई एक और समायोजन होता, क्या है वो, चलो उस पर भी विचार कर लेते हैं। और वो है, ठीक है, अस्पष्ट दर्शन की, अस्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी का समायोजन, न्यूनतम दूरी का समायोजन, ठीक है, यानी एडजस्टमेंट ऑफ लिस्ट डिस्टेंस, है ना, ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। तो काफी डिटेल्स में तो नहीं जाएंगे, नहीं तो पता चला एक ही ऑब्जेक्टिव में पूरा टाइम निकल जाएगा। डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट, सॉरी, डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। अब इसमें क्या था ना कि हम क्या करें, अगर कोई ऐसा सिचुएशन आए जिसमें एफओ और एफई दोनों इस पॉइंट पे ना होके, ये जो एफओ भाई साहब है ये थोड़ा सा आगे बढ़ जाए, एफओ एक ही पॉइंट पे नहीं, एफओ थोड़ा आगे हो जाए, हो सकता है हम लेंस को आगे पीछे करके एडजस्ट भी कर सकते हैं। अगर ऐसा हो जाए तो फाइनल इमेज जो ये इनफाइनाइट पे बन रहा है ना, फाइनल इमेज इनफाइनाइट पे ना बन के फाइनल इमेज 25 सेंटीमीटर पे बन जाए, यानी ये जो फाइनल इमेज हमारी है ना वो बन जाए 25 सेंटीमीटर। और आपको पता है 25 सेंटीमीटर को स्पर्श दर्शन की न्यूनतम दूरी बोलते हैं, रिलीज डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। तो फिर ये समायोजन स्पर्श दर्शन की न्यूनतम दूरी का समायोजन होगा, यानी एडजस्टमेंट ऑफ लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। और इसमें अगर नली की लंबाई यानी लेंथ ऑफ ट्यूब पूछ दे, तो फॉर्मूला क्या होगा, ठीक है, देखिए एफ ओ प्लस डी इंटू एफ ई बटा में डी प्लस एफ, ठीक है। और एम की वैल्यू यानी कि आवर्धन क्षमता, मैग्नीफाइंग पावर की वैल्यू क्या होगी, तो वो होगी माइनस एफ ओ बाई एफ ई इंटू 1 प्लस एफ ई बाई डी। ये तो ये तब होगा जब नॉर्मल एडजस्टमेंट ना हो के लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन हो, यानी सामान्य समायोजन हो के स्पर्श दर्शन की न्यूनतम दूरी का समायोजन हो जाएगा। फिलहाल इस सब का हमें स्क्रीनशॉट ग्रुप में भेजेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। एक निकट दृष्टि से ग्रसित व्यक्ति को स्पष्ट देखने के लिए कौन सा लेंस देना चाहिए, ठीक है, मतलब हमने अपने मन से इस सेंटेंस को बनाया, के लिए व्यवहार करता है, कौन सा लेंस यूज करता है, उसको नियर साइटनेस हुआ है, उसको निकट दृष्टि दोष हुआ है, निकट दृष्टि दोष यानी नियर साइटनेस। नियर साइटनेस को हम लोग मायोपिया भी बोलते हैं इंग्लिश में, है ना, निकट दृष्टि दोष यानी मायोपिया यानी नियर साइटनेस भी बोलते हैं। शॉर्ट साइटनेस भी बोला जाता है इसको इंग्लिश में, शॉर्ट साइटनेस, साइटडनेस, ठीक है, मायोपिया भी बोल सकते हैं, नियर साइटनेस भी यानी निकट दृष्टि दोष। अब इसको अगर आदमी को अगर ये हो जाए तो उसको हमने बताया था, अगर किसी को मायोपिया हो जाए तो उसके रेमेडाइज के लिए, है ना, निवारण के लिए, रेमेडाइज मतलब निवारण के लिए, ठीक है, वो अवतल लेंस का चश्मा देना होगा, अवतल लेंस का। अब क्यों और कैसे, ये काफी लंबा टॉपिक है जो कि हम आपको क्लास टाइम पढ़ा चुके थे, है ना। फिर आपको ह्यूमन आई के बारे में समझना होगा, फिर डिफेक्ट समझना होगा कि डिफेक्ट होता क्या, नियर साइटनेस मतलब क्या हो गया,
होता क्यों है ये समझना होगा, फिर रे डायग्राम पे कंडीशन समझना होगा, उसके बाद फिर हम लेंस लगा के दिखाएंगे कि हाँ आखिर लेंस लगाने से ऐसा क्या हो जाता है। फिर ये भी पता करना था कि कितने पावर का लेंस लगा, एक लंबा सा थ्योरी था, आपने पढ़ा था। आपको तो ये पता है कि मायोपिया के लिए अवतल लेंस शायद सबने आंसर अभी तक चूज भी कर लिया होगा। अच्छा, अगर यही मान लीजिए मायोपिया ना होके, ठीक है, अगर होता हाइपरमेट्रोपिया, ठीक है, हाइपरमेट्रोपिया, जिसको हम लोग फार साइटेडनेस या फिर लॉन्ग साइटनेस भी बोलते हैं, साइटेडनेस, ठीक है, यानी कि दूर दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष बोलो, ठीक है, या फिर दीर्घ दृष्टि दोष बोलो, बात ठीक है, सेम ही है ये नाम। तो इसको ठीक करने के लिए, ठीक है, आपको आपकी रेमेडाइज के लिए हम उत्तल लेंस का उपयोग करेंगे, उत्तल लेंस का। हालांकि एक ही क्वेश्चन है, लेकिन हम लोग अब चारों पढ़ लेते हैं, जो चार डिफेक्ट थे। उत्तल लेंस यानी कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। अच्छा, और आगे अगर बात करें, तीसरा नंबर, ठीक है, प्रेस बायोपिया, प्रेस बायोपिया। अगर हम बात करें जरा दृष्टि दोष का, जरा दृष्टि दोष का, है ना, तो इसको ठीक करने के लिए हम जो लेंस का उपयोग करेंगे वो लेंस है सिलिंड्रिकल यानी बेलनाकार लेंस। पढ़े थे आप लोग बेलनाकार लेंस, सबका कारण भी समझाया गया था। सिलिंड्रिकल, सिलिंड्रिकल लेंस। तो एक ऑब्जेक्टिव में भी हम आपको 3-4 ऑब्जेक्टिव का सॉल्यूशंस करवा रहे हैं, जिससे कि ये कभी आपको दिक्कत ना हो, ठीक है ना। आप सारे आंसर एक ही क्वेश्चन, जरूरी नहीं कि अगले बार भी आपको नियर साइटनेस का ही क्वेश्चन पूछ दे, किसी का भी पूछ सकता है। और एक था एस्टिगमेटिज्म, है ना। तो एस्टिगमेटिज्म का मतलब हो गया अबिंदुकता, जिसमें याद है ये अबिंदुकता वाले में क्या होता था, ऑब्जेक्ट एक ही जगह पे, एक ही पॉइंट पे अगर दो परपेंडिकुलर लाइन है एक साथ, तो वो दोनों परपेंडिकुलर लाइन क्लियर नहीं दिखता था, कोई एक दिखता था। तो इसको ठीक करने के लिए हम लोग, ठीक है ना, कौन सा लेंस यूज करते थे, तो एक मिनट, थोड़ा सा यहां पे गलत हो गया एक्चुअली में। एस्टिगैमेटिज्म के लिए हम लोग सिलेंड्रिकल लेंस का उपयोग करते हैं, ठीक है, जस्ट वेट, यहां पे। और प्रेस बायोपिया के लिए जो यूज करते हैं हम लोग, वो दूसरा यूज करते हैं, और वो है बाईफोकल लेंस। याद आया कुछ, बाईफोकल लेंस यूज करते हैं, बाईफोकल लेंस, ठीक है ना। अब तुम लोग तो सोचा रहे सर तो गलती ही करा दी। तो अभी ये फाइनली सही है। चलो अब तुम्हें मजा आएगा ये सारा चीज समझ के, और अब आपको ऑब्जेक्टिव जो है, अब जाके ये सारा क्लियर हो गया। फिलहाल हमारा जो क्वेश्चन था, हमारा क्वेश्चन ये था कि निकट दृष्टि दोष यानी नियर साइटनेस के लिए क्या होना चाहिए। तो आंसर हमने यहाँ पे लिखा था कॉनकेव लेंस यानी अवतल लेंस। तो अवतल लेंस कहाँ पे आंसर, कॉनकेव लेंस यानी अवतल लेंस, ये आंसर हो गया, ठीक है। तो ग्रुप्स में हम आपको भेजेंगे, आप इसका स्क्रीनशॉट लोगे। चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है कि एक लेंस है, एक लेंस है जिसका अपवर्तनांक 1.5 है, ठीक है। यानी एक लेंस है जिसकी अपवर्तनांक यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, दैट मींस म्यू, वैल्यू है 1.5 का, फोकस दूरी हवा में 20 सेंटीमीटर। इसकी फोकस दूरी जो है वो हवा में, फोकल लेंथ, फोकस दूरी यानी फोकल लेंथ, एफ एयर, हवा में है तो एयर हमने लिख दिया, ए से एयर रिप्रेजेंट कर दिया, 20 सेंटीमीटर, ठीक है। इसकी फोकस दूरी एक माध्यम में जिसका अपवर्तनांक म्यू 0.5 है। मतलब एक तो लेंस है, एक लेंस है हुआ, ठीक है, उस लेंस की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इतनी है। मान लो एक लेंस है, इस लेंस की अपनी खुद की, ठीक है, इस लेंस की अपनी खुद की जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो 1.5 है, और इसकी अपनी खुद की जो फोकल लेंथ है ना, एफ है, वो है 20 सेंटीमीटर। बट कब, जब ये हवा में रखा हुआ है, ये हवा में रखा हुआ है अभी, ठीक है। अब सेकंड केस इसका क्या है, वो केस 1 हो गया, और केस 2 क्या है कि इस लेंस को, इसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो 1.5 ही है, लेकिन इस बार इसको हवा में नहीं रखें, कोई एक ऐसे मीडियम में रखें, कोई एक माध्यम है, आई डोंट नो वो कौन सा माध्यम है, कोई एक मीडियम है, मीडियम यानी माध्यम,
जिस माध्यम की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी 1.5 है, हवा में रखा हुआ था तो हवा की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो 1 होती है, लेकिन जिस एक अनदर पहले हवा में रखा हुआ था, इसकी फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर थी, किसी एक ऐसे मीडियम में रखा गया, ठीक है, कि उसमें उसकी फोकल लेंथ बतानी है कि कितनी होगी। ठीक है, मान लो वो मीडियम कोई भी मीडियम है तो एफ डब्ल्यू लिख देते हैं, एफ एम लिख देते हैं, एफ से फोकल लेंथ और एम से मीडियम, वहां पे उसकी फोकल लेंथ क्या होगी, ये क्वेश्चन है। मतलब समझ गए क्वेश्चन, लेंस हवा में रखा है, इसकी फोकल लेंथ इतनी है, लेंस को इस मीडियम में रखा गया जिसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उतना ही है जितना लेंस की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी अपवर्तनांक, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी अपवर्तनांक, तो वहां पे इसकी फोकल लेंथ क्या होगी, 20 सेंटीमीटर होगी, 40 सेंटीमीटर होगी, 10 सेंटीमीटर होगी, या फिर इनफाइनाइट होगा। ठीक है, चलो बना के देखते हैं, कोई नहीं। सबसे पहले ये बताओ, आपने लेंस मेकर फॉर्मूला पढ़ा था, लेंस मेकर सूत्र यानी लेंस मेकर फॉर्मूला, लेंस मेकर फॉर्मूला था क्या, वो बताओ। तो लेंस मेकर फॉर्मूला था 1/f इक्वल टू म्यू जी बाई म्यू ए, एक्चुअली में फॉर्मूला ऐसे होता था, μ2/μ1 -1 इंटू 1/r1 -1/r2, या μ2/μ1 की जगह μ1/μ2 भी हो सकता है। स्नेल्स लॉ में सारा थ्योरी हम आपको बताया थे कि कब ऊपर किसको ऊपर लिखना है, किसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को ऊपर लिखना है, किसके नीचे, सब पता है। चलो अब आगे, तो एक एयर के लिए अगर बात करें तो हम सिर्फ ये लिख देते थे फॉर्मूला, अगर हवा में लेंस रखा हुआ रहे, लेकिन यहाँ किसी मीडियम में रखा हुआ है, तो अभी बताइए, लाइट अगर हम लेंस को किसी मीडियम में लिखे हैं तो लाइट मीडियम से होते हुए लेंस में जाएगा, मीडियम से होते हुए लेंस में, क्योंकि लेंस के अंदर लाइट थोड़े जल रहा होगा, इधर कहीं लाइट जल रहा होगा और इससे लेंस में जाएगा, और जिसमें लाइट जाता है उसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को ऊपर लिखते हैं, तो जा रहा है लेंस में, किसमें जा रहा है, लेंस में, तो फॉर्मूला बनेगा उस मीडियम में जाने के बाद, एफ एम हम लिख देते हैं, ठीक है, ध्यान देना, लेंस का ऊपर लिखेंगे, लेंस का ग्लास लिख दिए, ठीक है, और जिस मीडियम से जा रहा है उसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नीचे -1 इंटू 1/r1 -1/r, चलो ठीक है, 1/fm। अब ये बता, इसकी भी वैल्यू 1.5 है और जिसमें हम रखे हैं इसकी भी वैल्यू 1.5 है, तुरंत ही आंसर मारा जा सकता था, लेकिन हमने आपको बोला कि सारा ऑब्जेक्टिव का सॉल्यूशन हम आपको देंगे जिससे आपको बेहतर समझ आए। ठीक है, अब अगर बात करें इसका, तो ये और ये गया तो आया क्या, आप देखिए 1/fm, ये 1 है, 1 तो 1 में से 1 घटा है ना, चलो थोड़ा डिटेल में ही कर दें। अब बताओ 1/fm इक्वल टू कंप्लीट 1 - 1 0, इसमें मल्टीप्लाई होकर कंप्लीट 0 हो गया। अब बाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मत कर देना, नहीं तो एफ एम ही खत्म हो जाएगा। तो तुम्हें करना क्या है, इक्वल 0 है ना, बताओ किसी भी डिजिट हो, नंबर हो, उसके नीचे 1 छुपा हो सकता है, तो आप इसको ना एफ एम का वैल्यू निकलने के लिए इसको पलट दो, डेनोमिनेटर और न्यूमरेटर को एक्सचेंज कर दो, है ना, यहां वहां लिख दो, उसको यहां लिख दो, एफ एम बाई 1 1/0, जिससे एफ एम की वैल्यू निकल जाएगी, एफ एम बाई 1 तो एफ एम ही हो गया, और 1/0 इनफाइनाइट हो गया, इनफाइनाइट यानी अनंत, इंग्लिश में इनफाइनाइट, इसका मतलब है कि इसकी फोकल लेंथ इनफाइनाइट यानी अनंत हो जाएगी। ठीक है, ऑप्शन होना चाहिए अपना ये डी, ठीक है, यहाँ पे इनफाइनाइट ही लिखा गया है, इंग्लिश में अनंत लिख दो, ठीक है, चलो समझ गए हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है, सब पीडीएफ हम आपको, सबका फाइल जो है वो आपके ग्रुप में जाएगा। एक पतले प्रिज्म जिसका अपवर्तनांक म्यू है, जिसका अपवर्तनांक म्यू है, म्यू का न्यूनतम विचलन कोण क्या होगा, ठीक है, एक मिनिमम डेविएशन ऑफ अ थीन प्रिज्म whose refractive index म्यू इज, मतलब एक पतला सा प्रिज्म है, एक पतला सा मान लो ऐसे प्रिज्म है ना, एक पतला सा प्रिज्म है, और इस प्रिज्म में, इस प्रिज्म की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है, और इसमें लाइट को एंट्री अगर हम करवाएंगे तो इसमें मिनिमम डेविएशन होगा, डेविएशन मतलब विचलित हो जाएगा, सीधे ना जाके ये मुड़ेगा, है ना, ये आपको पता है। तो मिनिमम डेविएशन कितना होगा, तो आपने फॉर्मूला पढ़ा था मिनिमम, सब हम निकाले थे ये प्रिज्म वाले चैप्टर में, सबसे पहला टॉपिक था मिनिमम डेविएशन यानी न्यूनतम विचलन, न्यूनतम विचलन, आप कॉपी ओपन करके भी देख सकते हैं, डेल्टा का वैल्यू हमने निकाला था म्यू -1 इंटू ए, जहां ए जो था वो इस प्रिज्म का एंगल होता है, जिसको एंगल ऑफ प्रिज्म बोलते हैं, ए है, ये वाली है एंगल ऑफ प्रिज्म, एंगल ऑफ प्रिज्म, है ना, यानी प्रिज्म कोण बोलते हैं हिंदी में, प्रिज्म कोण, एक और नाम इसको हम लोग रिफ्रैक्टिंग एंगल भी बोलते हैं, रिफ्रैक्टिंग एंगल,
अपवर्तक कोण, तो वो है ए, और म्यू तो आपको पता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी अपवर्तनांक। तो ये फॉर्मूला म्यू माइनस वन इंटू है, म्यू माइनस वन इंटू है, यहाँ ये, ठीक है। हालांकि कैपिटल ए होना चाहिए, स्मॉल ए भी दे दिया तो कोई बात नहीं। एंगल तो मुझे मानना है ना, हम अल्फा बीटा थीटा कुछ भी मान सकते हैं। तो फिलहाल आंसर म्यू माइनस ए इंटू है, म्यू माइनस वन इंटू है, ठीक है। अब आगे नेक्स्ट, कांच के हवा में प्रवेश करते समय प्रकाश का क्रांति कोण सबसे कम होता है, ठीक है। कांच के हवा में प्रवेश करते समय प्रकाश की क्रांति कोण सबसे कम किसकी होती है? क्रांति कोण आपने पढ़ा था, ठीक है। एक मिनट, क्रांति कोण, जिसको इंग्लिश में हम लोग क्रिटिकल एंगल बोलते हैं, क्रिटिकल एंगल, ठीक है। अब देखिए, अगर हम बात करें आईसी, क्रिटिकल एंगल की फॉर्मूला होती थी आईसी, ठीक है, यानी कि इसकी फॉर्मूला भी निकली थी साइन इनवर्स म्यू वन बाई म्यू टू, ठीक है, म्यू वन बाई म्यू टू। तो अगर देखा जाए, ध्यान देना, एक मिनट इसको थोड़ा अरेंज कर ले हम, ये शायद लंबा चल जा रहा है, अच्छा कोई बात नहीं। चलिए अब देखिए, आईसी बराबर साइन इनवर्स म्यू वन बाई म्यू टू, ठीक है। ये हमारी क्रिटिकल एंगल की फॉर्मूला थी, और मुझे पता करना है कि कांच के हवा में प्रवेश, कांच के हवा में प्रवेश करते समय प्रकाश की, अच्छा कांच के नहीं, शायद यहां होना चाहिए कांच से हवा में प्रवेश करते समय प्रकाश की क्रांति कोण क्या होती है? द क्रिटिकल एंगल ऑफ लाइट व्हेन ग्लास इंटर्स, ठीक है, ग्लास व्हेन, एक मिनट यहाँ पे थोड़ा सुधारना होगा, द क्रिटिकल एंगल ऑफ लाइट, यहाँ पे क्वेश्चंस में थोड़ा सा मिसिंग है, एक मिनट क्वेश्चंस थोड़ा सा देख ले, क्योंकि ये ट्रांसलेशन थोड़ा गलत हो गया है, जस्ट वेट। देखिए क्वेश्चंस वास्तव में यहाँ पे चेंज करना होगा, थोड़ा हम कर लेते हैं। देखिए व्हेन ray of light critical angle is lowest, ठीक है, lowest for color, ठीक है, if light, अपने लैंग्वेज में हम बना दिए जो आप समझ सको, enters from glass to air, ठीक है। देखिए, तो क्रिटिकल एंगल आपको बताना है, क्रिटिकल एंगल हमारे पास सनलाइट है जिसमें 7 कलर होता है, स्पेक्ट्रम बोलते हैं उसको, है ना, उस 7 कलर में से सबसे कम क्रिटिकल एंगल किसकी होती है? क्रिटिकल एंगल आपने पढ़ा था, जब रे ऑफ लाइट डेंसर से रेयर जाती थी, डेंसर मीडियम से, ठीक है ना, अगर रेयर मीडियम जाती थी, याद है ये थ्योरी, जब डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम जाती थी तो लाइट, और ये इसका मान लो नॉर्मल है, ये नॉर्मल अभिलंब, तो रे ऑफ लाइट सीधे ना जाके अपने नॉर्मल के साथ, ठीक है,
90 डिग्री का एंगल बना लेती थी, 90 डिग्री का, याद है ना कुछ बात। ये 90 डिग्री का एंगल, उस समय इस एंगल ऑफ इंसिडेंस यानी आपतन कोण को ही क्रिटिकल एंगल यानी कि क्रांति कोण बोलते थे, आईसी। तो ये जो आईसी है ना वो किस कलर के लिए सबसे कम होता है? 7 कलर है हमारे पास विबजियोर, ठीक है ना। तो कम किसके लिए होगा? तो देखिए जिसकी वेवलेंथ सबसे कम होगी ना उसकी क्रिटिकल एंगल भी सबसे कम होगी। तो वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो और रेड में सबसे ज्यादा अगर किसी की वेवलेंथ है वो रेड की है। वेवलेंथ यानी तरंग दैर्ध्य, ये तरंग दैर्ध्य जो है वो रेड का सबसे ज्यादा होता है और सबसे कम इसका होता है। तो जिसकी वेवलेंथ, जिसकी तरंग दैर्ध्य कम होगी उसकी क्रांति कोण यानी क्रिटिकल एंगल भी कम होगी, ठीक है। तो यहां पे याद रखिएगा कि अगर कम पूछे कि क्रिटिकल एंगल कम किसका है तो हमको ये डिसाइड करना है, क्योंकि 7 कलर है। अब मान लो कोई जरूरी नहीं है हमको ऐसे बोल दे कि ग्रीन और येलो में किसका है क्रांति कोण यानी क्रिटिकल एंगल कम, तो डेफिनेटली ग्रीन का होगा। अरेंज करो लाइन से, इसमें सबसे ज्यादा इसका, फिर थोड़ा कम, सबसे कम वायलेट का। तो आपको देखना है कि वेवलेंथ किसका कम है। तो अगर हमको ब्लू और रेड में पूछ दे तो ब्लू का ही क्रिटिकल एंगल जो है वो कम होगा, ठीक है ना। और क्रिटिकल एंगल ज्यादा किसका? रेड का होगा, जिसका तरंग दैर्ध्य ज्यादा होगा यानी वेवलेंथ ज्यादा होगा उसकी क्रिटिकल एंगल भी ज्यादा होगी। फिलहाल यहाँ कम पूछ रहा है तो वायलेट का हो जाएगा, बैगनी का, तो वायलेट ऑप्शन कहीं होना चाहिए, ये डी, ठीक है। ये तो ये आपका आंसर हो गया। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चले, ठीक। देखिए अब दीर्घ दृष्टि दोष वाला व्यक्ति को आवश्यकता होगी कौन से चश्मे का, यानी लॉन्ग साइटनेस उसको हुआ, दीर्घ दृष्टि दोष। अभी पीछे वाले में पढ़ाए थे कि हम लॉन्ग साइटनेस को, ठीक है, हम लोग हाइपरमेट्रोपिया भी बोल सकते हैं, हाइपरमेट्रोपिया, ठीक है। दीर्घ दृष्टि दोष, हम इसको दूर दृष्टि दोष भी बोल सकते हैं, सब अभी हमने पीछे ही पढ़ाया है। और इसके लिए हमने बताया भी कि उत्तल लेंस का उपयोग होता है, कॉन्वेक्स लेंस, तो एक्सप्लेन ऑलरेडी कर चुके हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में पढ़े, ठीक है। चलिए आगे। पतली झिल्ली के रंगीन दिखने का कारण क्या है ना। पतली झिल्ली का, एक पतला सा झिल्ली है और वो अलग अलग कलर में दिख पाता है, ठीक है, रंगीन दिखता है डिफरेंट डिफरेंट कलर में। तो उसका कारण क्या है? क्लास 10 में हम आपको इंटरफेरेंस पढ़ाए थे। एक पतली सी झिल्ली है, या फिर आप देखे होंगे कि पानी पे अगर आप तेल गिरा दो एक दो बूंद पूरे सरफेस पे फैल जाता है, उस पर अगर आप लाइट दोगे तो रंगीन चमक आपको अलग अलग टाइप का कलर दिखाई देगा उसके ऊपर, वो भी इंटरफेरेंस यानी व्यतिकरण के कारण से होता है। अब इंटरफेरेंस क्या होता है, इंटरफेरेंस की जब क्वेश्चन आएगी तब हम लोग पढ़ेंगे, तो यहाँ पे आंसर इंटरफेरेंस हो जाएगा। नेक्स्ट, आसमान का रंग नीला दिखने का कारण क्या है, तो ये भी आपने पढ़ा था, वो टॉपिक थी प्रकीर्णन, है ना। हालांकि प्रकीर्णन जो है, प्रकीर्णन यानी स्कैटरिंग ऑफ लाइट, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, ऐसे तो प्रकीर्णन का इंग्लिश सिर्फ स्कैटरिंग ही होगा। तो प्रकाश का प्रकीर्णन, ऐसे पूरा इसका अगर हिंदी लिखे, पूरा नाम लिखे तो प्रकाश का प्रकीर्णन, ऐसे शॉर्ट में हम प्रकीर्णन बोल रहे हैं। तो प्रकाश का प्रकीर्णन यानी स्कैटरिंग ऑफ लाइट। तो आसमान के नीले दिखने का जो कारण है वो आपने पढ़ा था, प्रकाश का प्रकीर्णन, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, है ना। क्यों होता है सब क्लास में पढ़े थे, और अगर ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन होगा तो फिर प्रकीर्णन के बारे में भी आपको समझाया जाएगा। लेकिन अभी फिलहाल ये देखना है कि आसमान का रंग नीला क्यों होता है। द रीजन व्हाई द स्काई लुक्स ब्लू, ब्लू क्यों दिखाई देता है आसमान, तो क्लास में हम इसका एक्सप्लेनेशन किए थे, ठीक है। तो फिलहाल प्रकीर्णन यानी स्कैटरिंग। उम्मीद है कि ये क्वेश्चन का आंसर आपको याद ही रहेगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में चले। देखिए मृग मरीचिका, ठीक है, मृग मरीचिका, हम सिर्फ मरीचिका भी बोले, मरीचिका, दैट मीन्स इंग्लिश में मिराज। मृग का मतलब हिरन होता है, ठीक है, और मरीचिका एक भ्रम है, प्रकाशीय भ्रम है, जो कि हम लोग गर्मी के दिन में अक्सर अगर रोड पे जाए या फिर रेगिस्तान वगैरह में जाए तो कुछ दूर पे ना पानी दिखता है, ऐसा लगता है कि पानी का लेयर जमा है, जबकि वहां पे जाने के बाद वो पानी नहीं होता है, पानी और कहीं चला जाता है। तो आपने पढ़ा था ये एक भ्रम होता है, ये ऑप्टिकल इल्यूजन होता है ना, ये एक प्रकाशीय भ्रम होता है, प्रकाशीय भ्रम, दैट मीन्स ऑप्टिकल इल्यूजन, ऑप्टिकल इल्यूजन। तो ऑप्टिकल इल्यूजन एक भ्रम है, एक प्रकाशीय भ्रम है, किसके कारण? अगर देखा जाए तो ये प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन मतलब रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ये इसी का एक एप्लीकेशन है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट प्रकाश के अपवर्तन का एक एप्लीकेशन है, ठीक है ना, इसी का एक भाग है समझो। और वो टॉपिक का नाम है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। यहाँ पे अपवर्तन और पूर्ण आंतरिक परावर्तन दोनों लिखा है, तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन एक अपवर्तन का ही पार्ट है। आपने पढ़ा था कि जब लाइट डेंसर से रेयर जाता है
और लाइट दूसरे मीडियम में ना जाके अपने ही मीडियम में बैक हो जाए, यानी होना था रिफ्रैक्शन, हो गया रिफ्लेक्शन, तो ऐसे फिनोमिनन को हम लोग टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन यानी पूर्ण आंतरिक परावर्तन बोलते थे। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन एक अपवर्तन का ही भाग है, तो आंसर ये होगा, यानी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन इट इज आल्सो पार्ट ऑफ रिफ्लेक्शन, तो आंसर इज ए। ठीक है, नेक्स्ट आगे, किसी प्रिज्म पर एक वर्णी प्रकाश, एक वर्णी का मतलब होता है ना एक वर्ण का, इंग्लिश में मोनोक्रोमेटिक बोलते हैं, हालांकि नीचे क्वेश्चंस लिखाई है इंग्लिश में, तो मोनोक्रोमेटिक प्रकाश पर आपतित होने से निम्नलिखित में से कौन सी घटना नहीं होती है, क्या नहीं होगा इसमें? तो सबसे पहले ये बताओ, ठीक है, क्या नहीं होता है, हालांकि अच्छा कौन सी घटना होती है, सॉरी हमने गलत पढ़ लिया, क्या नहीं होती नहीं मतलब कौन सी घटना होती है, कौन सी फिनोमिनन होनी चाहिए। जैसे मान लो एक प्रिज्म है, इस प्रिज्म में अगर हम व्हाइट लाइट डालें, व्हाइट लाइट हल्का सा पीलापन टाइप का होता है, व्हाइट लाइट डाले तो आप सबको पता है ये कलर 7 डिफरेंट कलर में बढ़ता है, ठीक है, और वो था विबजियोर बैजानी पिनाला, पढ़ा है आपने। लेकिन इनमें से अगर हम इसमें एक ऐसा कलर, एक ऐसा लाइट डाल रहे हैं ना जो 7 कलर का मिक्सचर है ही नहीं, एक ही कलर का मिक्सचर है, वो मतलब एक ही कलर, वो मिक्सचर नहीं है, बस सिंगल एक कलर है, जिसको हम लोग मोनोक्रोमेटिक यानी एक वर्णीय बोलते हैं। तो उस एक वर्ण लाइट को अगर हम इस प्रिज्म के अंदर डालेंगे तो वो 7 कलर में थोड़ा ही बटेगा, क्योंकि एक्चुअली में व्हाइट लाइट श्वेत प्रकाश 7 रंग से बना ही है, इसलिए वो प्रिज्म से जाने के बाद 7 कलर में बट रहा है, क्योंकि सबकी अलग अलग रिफ्रैक्शन होती है। आपने पढ़ा था इसका पूरा एक्सप्लेनेशन कि क्यों ये बट जाता है अलग अलग भाग में, लेकिन जिसके पास सिंगल एक ही कलर हो वो क्यों ही बटेगा, वो तो सीधे चला जाएगा, वो पार नहीं होगा, वो 7 कलर में नहीं बटेगा ना, तो 2 कलर में बटेगा, वो आराम से निकल जाएगा। हाँ, लेकिन एक चीज होगा, वो डिफ्लेक्ट जरूर होगा। अगर प्रिज्म की बात करें और हम एक ऐसा लाइट डाल रहे हैं जो सिंगल कलर का लाइट है, तो ये डेफिनेटली वो सीधे नहीं जा सकता है, इसको डिफ्लेक्शन तो होना पड़ेगा, लेकिन ये 7 कलर में नहीं बटेगा। और अगर 7 कलर में नहीं बटा तो वर्ण विक्षेपण यानी डिस्पर्सन तो नहीं होगा, क्योंकि डिस्पर्सन जो है वो डिफरेंट कलर में बटना होता है, वो अपने कंपोनेंट में टूट जाता है ना, तो ये तो नहीं होगा। ये होगा डेविएशन, तो पक्का कंफर्म होना है, क्योंकि ये मुड़ेगा, डेविएशन यानी विचलन यानी मुड़ेगा, तो ये तो होगा। व्यतिकरण का कोई खेल ही नहीं है यहाँ पे। व्यतिकरण तो आपने देखा, व्यतिकरण में वो आपको रंगीन पट्टी दिखाई देता है, तो वैसा तो कुछ यहाँ पे होना नहीं है। और उपरोक्त सब भी ये भी नहीं होगा, फिर तो आंसर जो है वो विचलन होगा यानी डेविएशन। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अब ये जो क्वेश्चन है, एक सूक्ष्मदर्शी को 1 इंच दूरी पर अवस्थित वस्तु के लिए उपयोग किया जाता है। मतलब आपके पास ना एक माइक्रोस्कोप है, मान लो यहां पे आपकी एक माइक्रोस्कोप है, माइक्रोस्कोप मतलब सूक्ष्मदर्शी, ये एक सूक्ष्मदर्शी है, माइक्रोस्कोप है, ठीक है। तो एक सूक्ष्मदर्शी है को 1 इंच दूरी पर अवस्थित वस्तु के लिए उपयोग किया जाता है। मतलब एक माइक्रोस्कोप है जहां जहां के बाद एक वस्तु रखा हुआ है, मान लो एक ऐसे वस्तु रखा हुआ है, ठीक है, ऐसे एक वस्तु रखा हुआ है, जो पता है इससे वो 1 इंच दूर है, 1 इंच, ठीक है। यदि एम 5 है, आवर्धन क्षमता 5 गुना, मतलब एम की वैल्यू 5 है, 5 यानी ये 5 मतलब 5 गुना बड़ा इमेज बना रहा है, 5 गुना ज्यादा बड़ा इमेज बना पा रहा है, ठीक है। प्रयुक्त लेंस की फोकस दूरी क्या चाहिए? तो इसमें जो इस माइक्रोस्कोप में जो लेंस लगा है ना, उसकी फोकस दूरी यानी फोकल लेंथ चाहिए। इंग्लिश में अ माइक्रोस्कोप इज यूज्ड, माइक्रोस्कोप को उपयोग किया जाता है किस लिए? एन ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट को लोकेटेड 1 इंच अवे, एक ऑब्जेक्ट है जो 1 इंच दूर है, उसको लोकेट करने के लिए, उसको देखने के लिए हम एक माइक्रोस्कोप यूज करते हैं, जिसकी मैग्नीफाइंग पावर 5 है, ठीक है। मैग्नीफाइंग पावर 5 मतलब ये 5 गुना बड़ा इमेज बना रहा है। देन द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस यूज शुड बी, तो इस माइक्रोस्कोप में लेंस जो लगा है उसकी फोकल लेंथ क्या होनी चाहिए, उसकी फोकस दूरी क्या होनी चाहिए। चलो एफ निकालने के लिए हमको 2 चीज चाहिए, भी और यू। एक चीज तो पता है, अगर ये 1 इंच दूर है यानी ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, यू की वैल्यू 1 इंच, ये तो पता हो गया, ठीक है। भी पता करना होगा कि इमेज बनता कहां है। चलो यहां पे बात करते हैं अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला। आपने एम बराबर, ठीक है, लेंस की बात कर रहे हैं, भी बाई यू, आपने पढ़ा था भी बाई यू, ठीक है। माइनस भी बाई यू होता था वो मिरर के लिए, दर्पण के लिए, लेंस के लिए तो भी बाई यू। एम की वैल्यू 5 है, भी निकालना है और यू की वैल्यू 1 है, तो भी की वैल्यू हो जाएगी 5 इंच,
मुझे यू पता चल गया, भी पता चल गया, ठीक है, यहीं पे अरेंज कर लेते हैं नीचे में, ठीक है। चलो एक काम करते हैं, कहाँ पे अरेंज कर लें, थोड़ा जगह जो कुछ ज्यादा ले लिया है, इसको थोड़ा आगे अरेंज कर दो। ओहो, पूरा ही चला जा रहा है, तो एक काम करते हैं नेक्स्ट पेज ही ले लेते हैं, आजा नीचे। चलो अब एक फॉर्मूला ले लेते हैं, लेंस फॉर्मूला, यूजिंग लेंस फॉर्मूला, लेंस की ही बात करेंगे ना यहाँ पे, यूजिंग लेंस फॉर्मूला, लेंस सूत्र से। तो 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f, ठीक है, माइनस माइनस होना चाहिए ना लेंस के लिए। अब 1/v प्लस तो मिरर के लिए होता है। अब देखिए 1/v माइनस 1/u, v की वैल्यू है माइनस, अब मान के चलो कि v की वैल्यू तो -5 ही होगी ना, अगर साइन कन्वेंशन यूज करें तो v की वैल्यू -5, u की वैल्यू -1, ठीक है, और 1/f। और ऐसे देखिए यहां भी अगर साइन कन्वेंशन से बनाना चाहे तो बना सकते हैं। देखो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस तो हमेशा माइनस में होता है, कि तुम्हें पता ही है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा माइनस में। तो अगर हम u की वैल्यू यहाँ -1 डाल दे, तो बाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके भी तो -5 आना है ना, साइन कन्वेंशन का अगर यूज करें तो, साइन कन्वेंशन यूज तो करना ही होगा। तो हम यहाँ पे वैल्यू डाल दिए, तो -1/5 प्लस 1 इक्वल टू 1/5, ये हो गया। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, 1/f इधर लिख देते हैं और प्लट के लिख देते हैं, 5 एलसीएम, तो -1 प्लस 5 है ना, तो 1/f इक्वल टू 4/5। तो अगर 5 की वैल्यू, f की वैल्यू निकालना हो, f ऊपर 1 नीचे तो 5 ऊपर 4 नीचे, डायरेक्ट आंसर ना लिखे, हम पूरा डिटेल कर रहे हैं। अब 4 से अगर डिवाइड कर दो 5 को, है ना, तो एक बार में ये गया, पॉइंट लगा, 4 दूना 8, 2 लगा, फिर 0, 4 बचा 20, डेट मीन्स 1.25 इंच आ रहा है, क्योंकि वैल्यू सारा इंच में है, तो आंसर 1.25 इंच, ऑप्शन होना चाहिए 1.25। सॉरी यहाँ पे सेंटीमीटर दे दिया है ना, तो सेंटीमीटर तो नहीं होना चाहिए, इंच ही होना चाहिए, बिकॉज यहाँ पे जो सारा क्वेश्चन दिया है वो इंच में दिया है, या तो यहाँ सेंटीमीटर होना चाहिए, सारा आंसर सेंटीमीटर में चला जाएगा, या फिर सारा इंच में होना चाहिए। तो फिलहाल अगर 1 इंच है तो मेरे अंदाज से ये सारा ऑप्शन जो है वो इंच होना चाहिए, ठीक है, ये, और नहीं तो फिर आप इसी को सेंटीमीटर कर सकते हो, ठीक है, फिलहाल इंच ही कर देते हैं क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग। तो ये सारा ऑप्शन जो है वो इंच होगा, यहां भी आपको इंच लिख लेना है, ये सबको आपको इंच कर लेना है सेंटीमीटर को हटा के, और इसके अकॉर्डिंग 1.25 सेंटीमीटर, 1.25 इंच इसका आंसर हो जाएगा। फिलहाल प्रोसेस तो आप समझ गए, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आप देखो ये जितना भी क्वेश्चंस मैंने टाइप करा है या क्वेश्चंस हम आपको बता रहे हैं, ये सारा क्वेश्चंस आपके क्वेश्चंस बैंक का है, जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस पूछा हुआ है, और क्वेश्चंस बैंक से एकदम परफेक्ट टाइपिंग किया हुआ है। तो क्वेश्चंस बैंक में आपको इस टाइप से गलत क्वेश्चंस भी मिलेंगे, ठीक है, इसलिए भी पढ़ना आपको जरूरी है, आपको टीचर का हेल्प चाहिए जिससे कि क्वेश्चन करेक्ट हो सके, ठीक है। देख लो बहुत सारा क्वेश्चंस में गलती हो जा रहा है, क्योंकि क्वेश्चन ही गलती है तो फिर क्या ही किया जाए। एक उत्तल लेंस को एक ऐसे द्रव में डुबाया जाता है जिसका अपूर्णांक लेंस के पदार्थ के अपूर्णांक के बराबर है, तो लेंस की फोकस दूरी क्या हो जाएगी, ठीक है। देखो जस्ट ऐसा हमने एक क्वेश्चंस बताया था, तो अब हमको दोबारा बताने का जरूरत नहीं है, ठीक है, ये वाली देखो कहाँ गया कहाँ गया, और पीछे थोड़ा अभी दिखाते, हाँ, एक लेंस को ऐसे जगह में डालना है जिसमें लेंस का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है और उस मीडियम की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बराबर हो जाए, ठीक है। तो ऐसे केस पे देखो लेंस की जो खुद की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है यानी अपवर्तनांक उस मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बराबर अगर था, तो आप देखो इसकी आंसर आई थी इनफाइनाइट यानी अनंत, ठीक है। तो यहाँ पे भी क्वेश्चन जो है वो थोड़ा आगे बढ़े, क्वेश्चंस कहाँ है और आगे चले। देखो ये उत्तल लेंस को ऐसे ड्रॉ में दबाया जाता है जिसका अपवर्तनांक लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक के बराबर है, यानी दोनों के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम है, यानी एक कॉन्वेक्स लेंस इज इमर्स्ड इन अ लिक्विड, एक ऐसे लिक्विड में डुबाना है उस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल ऑफ द लेंस। फोकल लेंथ बताना है, सीधा बात, इनफाइनाइट अनंत होगी, है ना, वहां पे हमने बताया ही था। नेक्स्ट क्वेश्चंस में चलते हैं। मानव नेत्र की विभेदन क्षमता, मानव नेत्र की विभेदन क्षमता मिनट में, ऐसे रिजॉल्विंग पावर ऑफ ह्यूमन आई, तो मानव नेत्र की जो विभेदन क्षमता होती है ना वो वास्तव में वो बताते हैं, मानव नेत्र की विभेदन
क्षमता, यानी रिजॉल्विंग पावर ऑफ ह्यूमन आई, ठीक है, ये होती है 0.1 मिलीमीटर, ठीक है। लेकिन अगर मिनट में बात करें तो मिनट में इसकी एक आर्क मिनट होती है, ऐसे पूरा एक आर्क मिनट बोलते हैं, ठीक है ना, या फिर हम 60 आर्क सेकेंड भी बोल सकते हैं। ये तीनों ऑप्शन में से कोई एक मिनट शॉर्ट में भी लिख सकता है ना, हो सकता है एक मिनट को, एक मिनट ऐसे रिप्रेजेंट होता है, एक मिनट, मिनट का साइन ऐसे होता है, सेकंड का 60 सेकंड है ना, तो ऐसे रिप्रेजेंट हो जाता है, तो ऐसे भी शॉर्ट में लिख सकता है। तो मानव नेत्र की विभेदन क्षमता 0.1 मिलीमीटर होती है, जिसको मिनट या सेकंड में एक्सचेंज करने के बाद 1 आवर या 60 सेकंड हो जाती है। कोई भी ऑप्शन फिलहाल यहाँ मिनट में पूछ रहा है तो आंसर इज 1, ठीक है। नेक्स्ट, दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए प्रयुक्त लेंस, ये पहले भी एक क्वेश्चन हो चुका था कि दूर दृष्टि दोष को, यानी कि दूर दृष्टि दोष मतलब फार साइटनेस यानी लॉन्ग साइटनेस, हाइपरमेट्रोपी, पढ़ लिए थे ना कॉन्वेक्स ऑलरेडी, ठीक है, यानी उत्तल लेंस। आगे ये लास्ट क्वेश्चन है फिलहाल आज के लिए, प्रतिबिंब। एक संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के अभिदृश्यक लेंस से बना प्रतिबिंब कैसा होता है, यानी एक संयुक्त सूक्ष्मदर्शी यानी कि कंपाउंड, यहाँ कंबाइंड हो गया बट बेहतर इसका सेंटेंस कंपाउंड होना चाहिए, तो एक कंपाउंड माइक्रोस्कोप है हुआ, ठीक है, एक मिनट, एक कंपाउंड माइक्रोस्कोप है संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, उसमें लेंस के अभिदृश्यक लेंस के, अभिदृश्यक लेंस मतलब ऑब्जेक्टिव लेंस, आपको इमेज का नेचर बताना है कैसा होता है। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में इधर छोटा अपार्चर का लेंस होता था, याद है ना, और इधर बड़ा अपार्चर का लेंस होता था, ठीक है। फिर ऐसे ये कोएक्सियल हो गया, एक ऑब्जेक्ट रखे, यहां से लाइट ऐसे चला, ऐसे चला, ऐसे चला, यहाँ इमेज बना, ये इमेज इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा, लाइट ऐसे चला, ऐसे, सॉरी, ऐसे चला, ऐसे चला, ऐसे चला, है ना, और फिर ऐसे चला, ठीक है। उसके बाद ये सारा जो रे ऑफ लाइट है वो कहीं जाके ऐसे अपना कट जाता था, इंटरसेक्ट हो जाता था, रफली टाइप का हम ही बना रहे हैं, ठीक है। और ये जहां पे इंटरसेक्ट होता था वहीं पे हमारा एक इमेज बन जाता था, जो भी इमेज बने। तो हमको ये ऑब्जेक्टिव लेंस है, यही आपकी ऑब्जेक्टिव यानी अभिदृश्यक है, अभिदृश्यक, है ना, और ये आपकी आईपीस है यानी नेत्रिका। तो अगर ऑब्जेक्टिव की बात करें, ऑब्जेक्टिव की, ऑब्जेक्टिव लेंस की बात करें, तो ऑब्जेक्टिव के लिए ये ऑब्जेक्ट है और ये इमेज है, आईपीस का बात करें तो ये ऑब्जेक्ट होगा और ये इमेज बन जाएगा। तो इस लेंस के लिए ये ऑब्जेक्ट और ये इमेज, तो इसके कंपैरिजन में ये रियल है, रियल, और रियल है तो इन्वर्टेड भी है, उल्टा है, देखो ये ऊपर है ये नीचे, तो रियल एंड इन्वर्टेड, है ना, और साथ साथ इससे ही बड़ा है तो लार्ज, यानी कि वास्तविक, वास्तविक है, उल्टा है और बड़ा भी है। तो आपको देखना है, ऑप्शन ढूंढना है, एक तो रियल होना चाहिए यानी वास्तविक होना चाहिए, और लार्ज होना चाहिए, क्योंकि इसमें इन्वर्टेड शायद उल्टा का ऑप्शन कहीं नहीं दिया है, तो एक तो वास्तविक और बड़ा होना चाहिए, तो वास्तविक और बड़ा, कहा आंसर है सी, यानी रियल एंड बिग, लार्ज भी लिख सकते हैं, यहाँ बिग लिखा हुआ है लेकिन लार्ज लिख सकते हैं, ये आंसर। अच्छा, अगर यही ऑब्जेक्टिव का ना पूछ के अगर आईपीस का पूछ देता, अभिदृश्यक का, ठीक है, तो क्या करते हैं, देखो इसके लिए ये ऑब्जेक्ट है और ये इमेज, तो ये भी नीचे, ये भी नीचे, और ये डॉटेड लाइन से बना है, दैट मींस ये वर्चुअल हो जाएगा, और वर्चुअल है तो ये इरेक्ट होगा ही होगा, और लार्ज तो है ही, यानी कि काल्पनिक हो जाता, है ना, सीधा हो जाता और बड़ा हो जाता। लेकिन ऐसा अब मेरे पास क्वेश्चन नहीं, मेरा तो क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव के लिए तो आंसर हो चुका है, अगर होता तो आप आंसर लगा चुके होते, है ना। तो फिलहाल ये 15 क्वेश्चन है जिसका सॉल्यूशन आपने किया है, और उम्मीद है कि आप सारे क्वेश्चंस का सॉल्यूशन खुद से भी करके और सारे आंसर को याद करेंगे, है ना। तो सारा ऑब्जेक्टिव जो है वो क्लास टाइम भी आप लिख के लेके आएंगे, जिससे हम आपका टेस्ट भी ले सके बाकी क्वेश्चंस का, ठीक है। तो तैयार रखें, सारे को नोट्स करें और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, है ना। तब तक अपना ख्याल रखें, बाय बाय।